मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम संधि भाग 10 पर बात करेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम व्यंजन संधि की ठीक समझ बनाएंगे। उसमें किस प्रकार व्यंजनों का आपसी मेल होता है और किस प्रकार उनमें विकार होता है, इस पर बात करेंगे। इसी के साथ जो व्यंजन संधि में कई भ्रांतियां हैं, कई भ्रम हैं, कई विवाद है, उस पर बात करेंगे। इसी के साथ हम यह भी बात करेंगे कि व्यंजन संधि में उद सही है या उत सही है, तत् सही है या तद सही है, सत सही है या सद सही है। इसी प्रकार की बहुत सी बातें आज की वीडियो में आप देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप व्यंजन संधि की ठीक समझ अपने मस्तिष्क में विकसित कर सकेंगे और कई प्रकार के उदाहरण आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि क्या है और उसकी मेल की प्रक्रिया क्या है, उसकी विकार की प्रक्रिया क्या है और ये विसर्ग संधि और स्वर संधि से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं संधि भाग 10 के अंतर्गत व्यंजन संधि। व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें चाहे प्रथम स्वर का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और चाहे अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। कहीं पर भी दोनों जगह में से एक जगह अगर व्यंजन है और उनमें नियमों के तहत मिलान होता है, फिर उसमें विकार होता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यह व्यंजन है और यहाँ व्यंजन है, तब भी व्यंजन संधि है। यहाँ व्यंजन है और उसके सामने स्वर है, तो भी स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। और इधर स्वर है और उसके सामने व्यंजन है, तब भी व्यंजन संधि है। चूंकि हमने स्वर संधि की बात की थी, तब ये बताया था कि स्वर के सामने स्वर आएगा तब स्वर संधि होगी। अब व्यंजन कहीं पर भी आए वह व्यंजन संधि होगी। एक उदाहरण से हम इस बात को और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे दिक् है और धन गज है, तो संधि क्या होती है? दिग्गज। तो यहाँ क्या मिला? यह व्यंजन, यह व्यंजन। अब जैसे यहाँ अच धन अंत, ये व्यंजन, ये स्वर, तो ये शब्द बन गया अजंत। जिनके अंत में स्वर हो उसको अजंत बोलते हैं। फिर स्वर धन व्यंजन, जैसे अनु धन छेद, तो यहाँ स्वर है, यहाँ व्यंजन है, तो ये बने गया अनुच्छेद। इसी तरह परिच्छेद, विच्छेद, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आएंगे। तो हम व्यंजन संधि के बारे में 3 बातें हैं। व्यंजन के सामने व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि, व्यंजन के सामने स्वर आएगा तो व्यंजन संधि, और स्वर के सामने व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि। मित्रों, ये जो व्यंजन संधि है, यह हमारे जो उच्चारण की एक अवस्था का नाम है। तो हमारा स्वभाव है कि हम संधि करते हैं, क्योंकि भाषा की यह प्रकृति है, या यूँ कह सकते हैं हमारे उच्चारण तंत्र की ये प्रकृति है कि इसमें स्वाभाविक रूप से संधि होती है। संधि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐच्छिक प्रक्रिया नहीं है। समास की जब बात करेंगे, समास ऐच्छिक प्रक्रिया है। जैसे वक्ता चाहे तो माता पिता भी बोल सकता है और चाहे तो माता और पिता भी बोल सकता है, परंतु संधि में यह छूट नहीं है। हमने संस्कृत के श्लोक का उदाहरण दिया था जो काव्यदर्श में आया था। हमने उस वीडियो में बात की थी कि वहाँ तो कविता में और शब्द में तो संधि करनी है, परंतु वाक्य में भी छूट नहीं है। कहीं कहीं छूट जरूर मिल सकती है, परंतु वहाँ संधि करनी जरूरी है।
तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि संधि हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। तो जैसे अणु और छेद, तो ये नेचुरली हमारे एक साथ ही च का आगम होता है और अनुच्छेद बन जाता है। तो ऐसी प्रकार सभी संधियों में इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था है और उसी का हम विश्लेषण करके एक एक नियम कायदे की व्याख्या करते हैं। अब देखिए कि इसमें जो अधिक उदाहरण है वो ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ भी लीजिए। अब जब आगे हम बात करेंगे, यह बात करेंगे कि इसमें उदाहरण कैसे कैसे हैं। जैसे प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अधिकांशतः इसमें वर्ण व्यंजन आएगा, बहुत कम जगह स्वर का प्रयोग है। जैसे प्राक, सम, वाक, सत, सम्यक, ऐसे आप देखेंगे कि सब जगह आपको व्यंजन ही वर्ण दिखेगा। बहुत कम उदाहरण हैं जैसे अनुच्छेद वाला, तरु छाया, जैसे उदाहरण जरूर मिलते हैं जिसमें इधर स्वर होगा और उधर व्यंजन होगा। परंतु अगर आपको ट्रिक की बात करनी हो या प्रायः नियमों की बात करनी हो तब आप देखना कि इसमें प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अधिकांशतः व्यंजन होगा। जो होगा वो तो हमने तीन तरह से हो सकते हैं, परंतु यहाँ हम बात वो कर रहे हैं कि जो अधिकांश शब्दावली किस प्रकार की होगी, हम यहाँ केवल उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, संधि में मैंने बात की थी ना इसकी प्रक्रिया कैसे निष्पादित होती है। इसमें क्या होता है कि दो स्थितियों की ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कौन सी दो स्थितियाँ? एक तो घोष की और एक उच्चारण स्थान की। या पूरी जो व्यंजन संधि है वो इन्हीं घोषत्व के आधार पर और उच्चारण के स्थान के आधार पर और वर्ग के आधार पर परिवर्तित होती है और उसमें विकार आता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, संतोष। अब इसमें उपसर्ग क्या है? ये सम उपसर्ग है और ये तोष मूल शब्द है। अब यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है। अब इसने क्या किया कि इस तय का स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान दंत्य है और मय का कौन सा है? ओष्ठ्य। तो यह अपने दंत्य पंचम वर्ण में बदल लेगा, ये संतोष। तो ये इसने भी क्या किया? ये उच्चारण स्थान का विकार हुआ। दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए, अब्ज। अप धन ज। अब जय क्या है? घोष ध्वनि है। हमने जब घोष और अघोष की बात की थी तो अगर आप अब इस संधि को आप शुरू करोगे तो पहले घोष और अघोष वाला जो वर्ण विचार का वीडियो है उसको जरूर देख लें। अब ये घोष वर्ण है तो यहाँ अघोष वर्ण है, तो ये इसके घोष वर्ण में बदल जाएगा। इसका घोष वर्ण क्या होता है? ब। ये घोष है तो ये तो चय का वर्ग में घोष है, तो ये इसमें इसका वर्ग का तीसरा आ जाएगा, ये अब्ज। तो ये यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस व्यंजन संधि में घोषत्व के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो पहले हमें उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन सी घोष है, कौन सी अघोष है, इसकी पहले ठीक ठीक समझ बनानी जरूरी है। और इसीलिए मैंने पहले वर्ण विचार में इस वीडियो को रखा था
ताकि जब हम संधि करें तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों, ये संधि देखो किस प्रकार निष्पादित होती है। देखो, अभी हमने कुछ उदाहरण लिखे थे, अभी आपको और बताता हूँ कि कैसे ये संधि निष्पादित होती है। जैसे एक शब्द है दिक्। दिक् कहते हैं दिशा को, और ये गज, गज कहते हैं हाथी को। अब इसके जब संधि करते हैं तो अब क्या होता है कि ये ग है, ये है घोष। घोष जिसमें हृदय तंत्री में झंकार होती है। कहने का मतलब है कंठ से नीचे जो प्रयत्न होता है, या यूँ कहें कि जो उच्चारण करने के बाद भी झंकार बोलती रहती है, उसको हम घोष बोलते हैं। तो इससे क्या है, इसका बोलने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ग बोल रहे हैं तो ग बोल रहे, उससे पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये ग है वह क में नेचुरली तब्दील हो जाता है। तो यह एक तरह से संधि क्या है, प्राकृतिक क्रिया है। जो मुख उच्चारण अवयव है, मुख जो उच्चारण अवयव है, उसमें बिना कोई प्रयास के, बिना कोई कृत्रिमता के, बिना कोई बनावटीपन के संपादित होती है। तो इसलिए व्यंजन संधि में 3-4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो व्यंजन संधि 3 तरह से होती है, व्यंजन व्यंजन का मेल, व्यंजन स्वर का मेल और स्वर व्यंजन का मेल। दूसरी बात, इसमें घोषत्व और उच्चारण स्थानों का बहुत महत्व है। बार बार आपको याद आएगा घोष का घोष हो जाएगा, सघोष का घोष हो जाएगा, तो उसमें आपको सघोष अघोष का ध्यान रखना है। जब हम नियमों की बात करेंगे, इसके सारे नियम बताएंगे, तब उसमें घोष अघोष बार बार शब्द आएंगे। तो इसके लिए पहले से हमें इस जो घोष अघोष वाला वीडियो उसको देखना पड़ेगा। तीसरी बात हमें ये समझनी है कि इसमें जो ध्वनि परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वो हमारी भाषाई जो उच्चारण की व्यवस्था है उसमें नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, और उसी को हम यहाँ नियमों में बांध करके समझते हैं। और अगर हमें थोड़ी सी शाब्दिक समझ हो, शब्दावली की समझ हो, तो बिना नियम कायदे याद किए भी हम संधि कर सकते हैं। तो हम जब संधि करेंगे तो इसमें जो उपसर्ग है और जो अवयव है, अवयव और उपसर्ग, उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम उन सारे ही उपसर्गों का जिक्र करेंगे और सारे अवयवों का जिक्र करेंगे, ताकि आपको व्यंजन संधि की ठीक ठीक समझ हो सके। व्यंजन संधि में थोड़ी सी स्वर संधि से भिन्नता है, क्योंकि इसमें जो नियम है वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। मैंने कोशिश की है कि उसको कुछ संक्षिप्त करके आपके समक्ष रख सकूं, और इसकी संधि की प्राकृतिक व्यवस्था को आपके समक्ष सरल तरीके से रख सकूं। तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस व्यंजन संधि के सारे नियमों को, सारे उदाहरणों को ठीक ठीक तरीके से कर सकेंगे। अब मित्रों, जब हम करेंगे इसमें आगे उदाहरण, तो सबसे पहले हमारे पास 3 प्रकार की समस्या आती है। पहली क्या आती है कि हम मूल जो उपसर्ग है उसमें उद माने या उत माने। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है, तैयारी के दौरान भी पढ़ी थी और अभी भी पढ़ी है। तो कई की पुस्तकों में उत मिलता है, कहीं उद मिलता है, कहीं दोनों मिलते हैं। फिर मैंने इसकी गहराई में जानने की कोशिश की, देखा भी संस्कृत में क्या परंपरा है। तो संस्कृत की कई पुस्तकों में यही भ्रांति मिली। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी देखी, तो उसमें एक श्लोक आता है, ये सूत्र संख्या 118 है।
उसमें आता है श्लोक, आप ध्यान से उसको देखें और फिर लिख लें। उदः स्ता स्तंभो पूर्वस्य। अब ये तो है सूत्र। अगर आपने यह श्वेत पट से उतार लिया है तो फिर मैं इसकी वृत्ति लिखूं। वृत्ति का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा उसको समझाया जाता है ये जो सूत्र क्या कह रहा है, उसको ये सूत्र है, फिर उसके नीचे वृत्ति है। वृत्ति इस प्रकार है, इसको मिटा रहा हूं। वृत्ति इस प्रकार है, उदः परयो, परयो मतलब परे, उदः उससे पर है, परयो। स्ता स्तंभो पूर्व सवर्णः स्यात्। ध्यान से देख लीजिए, ये इसकी वृत्ति है। वृत्ति एक तरह से उसकी अर्थ है या उसकी व्याख्या है। तो इसका आगे है, इसका आदेह परस्य। वृत्ति संख्या है इसकी 44। ये संदर्भ इसलिए ढूंढना पड़ा क्योंकि हमें कोई बात कहनी होती है तो हमें बात प्रामाणिकता के साथ कहनी पड़ती है। उसके साथ हमारे पास तर्क होने चाहिए, तभी हमारी बात खरी उतर सकती है या उसमें वजन हो सकता है। तो इसमें इसकी व्याख्या कि उद से परे अगर स्था हो या स्तंभ हो, स्तंभ जिससे खंभा शब्द बनता है, कि आदि सकार को, ये आदि सकार मतलब इसके पहले जो सकार आता है को पूर्व सवर्ण सकार आदेश हो जाता है। जैसे मान लो उद संधि स्थान है तो वो स का वहाँ तय हो जाता है, उसको आदेश हो जाता है, वो जो सकार खत्म हो जाता है। तो वो भी बात लिख लीजिए। मैं क्योंकि ये थोड़ी तकनीकी बात है, इसको आप बोलने से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सुनने में फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आप दोबारा लिख लीजिए इसको कि उद से परे, उद उपसर्ग है, उद से परे स्था स्तंभ के आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, इसका मतलब इसका आदि क्या है? स। इसका आदि क्या है? स। आदि सकार को पूर्व सवर्ण सकार आदेश हो जाता है। पूर्व स्वर्ण सकार आदेश हो जाता है। तो हमें यहाँ जो महत्वपूर्ण बात ये सीखनी है कि वहाँ उत का जिक्र नहीं है। उत बनता है, संधि करते हैं तब। मूल में क्या है? जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका सूत्र है 118, जिसकी वृत्ति है 44 उसमें उद का जिक्र है। उद को ही मूल उपसर्ग माना गया है, उत को नहीं। तो यह मस्तिष्क में स्पष्ट कर लें कि मूल रूप में उपसर्ग क्या है? उद है। उत संधि द्वारा निष्पन्न शब्द है। संधि करते हैं तब वो उत हमारे सामने आता है। जैसे मान लो उद धन पन करेंगे तो उत्पन्न हो जाएगा। तो ये संधि की प्रक्रिया के दौरान होगा, परंतु मूल में क्या है? उद है। कहीं पर भी परीक्षा में पूछा जाए कि मूल उपसर्ग क्या है,
मूल शब्द क्या है, कुछ भी पूछ लिया जाए तो यह उद ही है। संधि विच्छेद जहाँ जहाँ भी करेंगे तो वहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ उत होना चाहिए वहाँ उत नहीं होगा, उद होगा। तो ये तो एक बात स्पष्ट कर लो संधि जो व्यंजन संधि करने से पहले, ताकि हमारे मस्तिष्क की स्थिति स्पष्ट हो जाए कि हम कई कई किसी प्रकार से कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि ये उद होगा या उत होगा। अब मैंने यहाँ उसका भी उदाहरण दे दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी का। एक जो शब्दकोश हमारे यहाँ प्रचलित है वामन शिवराम आप्टे का, उसमें भी उद को ही उपसर्ग माना गया है, उत को नहीं। इसके अलावा तत् और तद को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मूल में तद है या तत् है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम याद रूप करते हैं अस्मद के युष्मद के, उस समय तद के रूप भी याद करते हैं, जैसे स तऊ ते तत् तऊ तान तेन ताभ्याम तस्मय, वो सब इसके तद के रूप है। तो तत् के नहीं, किसके रूप है, तद के। तो इसलिए जब भी हम संधि करेंगे, जैसे तल्लीन करेंगे तो तद धन लीन होगा। जैसे तल्लीन शब्द है तो संधि ये होगी तद धन लीन, इसको लय आदेश होगा। तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तकों में, वामन शिवराम आप्टे के कोश में भी इसी को ये नाम लिख लेना, वामन शिवराम आप्टे कोश है, जो संस्कृत हिंदी शब्दकोश है। संस्कृत वालों को रखना पड़ता है, तो उसमें इसी को मूल शब्द के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, इस तत् को नहीं। तत् संधि रूप है, संधि ये संधि का अघोष रूप है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं संधि का अघोष रूप है कि उद सही होगा, उत सही होगा, तत् सही होगा, तत् सही दोनों है। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि मूल उपसर्ग कौन सा है, उद है क्या। उत बनता तो है संधि विच्छेद, वो जब अब उत्पन्न में आ जाएगा तो तब उत बन जाएगा, परंतु वो है संधि का रूप में आएगा। जैसे मान लो तत् आ जाएगा, जैसे तद समय है तो तत्समय आ जाएगा, जैसे तत्कालीन है तो तत्कालीन हो जाएगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूल में है, ये संधि का अघोष रूप है। मूल क्या है, तद है। क्यों, मूल ढूंढ लेंगे तब हम संधि विच्छेद करने में बहुत आसानी रहेगी। अब इसी प्रकार दो शब्द और है जिनमें कन्फ्यूजन होता है। इसमें कन्फ्यूजन मिट गया ना, दोनों शब्द सही है परंतु मूल में है तद। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सारी बातों को यहीं स्पष्ट कर लेंगे तो संधि के नियम कायदों को बहुत आसानी से कर सकेंगे और उसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहेगी। तो मूल में तद है, यह संधि रूप है। अब तीसरी बात कौन सी जो कन्फ्यूजन वाली है, वह है कि व्यंजन संधि में मूल में सत है या सद है। तो सत, मूल में सत है, वामन शिवराम आप्टे के कोश में भी सत शब्द का ही प्रयोग है। सत वही इसका सघोष रूप है, सघोष संधि रूप है। जैसे सदगति बनता है तो सघोष संधि रूप है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि
जो 3 हैं उसमें उद मूल उपसर्ग है, उत संधि में प्रयुक्त होता है। फिर तद मूल शब्द है, तत् संधि का अघोष रूप है। फिर सत मूल शब्द है और सद सघोष संधि रूप है। तो इस प्रकार ये तीनों की स्थिति स्पष्ट हो जाए तो हम संधि को ठीक ठीक रूप से कर सकते हैं। और जो संधि की बारीकी बातें थी वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। व्यंजन संधि थोड़ी सी स्वर संधि से भिन्न रूप लिए हुए हैं, उस भिन्नता की बात भी मैंने यहाँ कर ली है। और अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको व्यंजन संधि की आधारभूत समझ बन जाएगी। जब व्यंजन संधि की आधारभूत समझ आप बना लेंगे तो हम व्यंजन संधि के एक एक नियमों की बात ठीक ढंग से कर सकेंगे और आपको वह बात समझ में भी आएगी। तो हम आगामी वीडियो में व्यंजन संधि के विभिन्न उदाहरणों को लेकर के, उसके सभी नियम कायदों को लेकर के अपनी बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम और अच्छे से इस व्यंजन संधि को उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी और हम परीक्षा में कोई सा भी उदाहरण हमसे पूछ लिया जाए उसका हम अच्छे से जवाब दे सकेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाते रहिए। इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।